विविधा। विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय गौरव भारतीय सिनेमा के रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा के साथ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर विशेष फीचर नाचो गाओ नाचो, हिंदी सिनेमा में नृत्य की बदलती धारा। और स्मृति शेष नमन निर्माता निर्देशक प्रदीप सरकार को। सबसे पहले संपादकीय गौरव भारतीय सिनेमा के। अप्रैल का महीना अपने साथ लेकर आता है भारतीय सिनेमा से जुड़ी कई ऐसी हस्तियों की याद जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे सिनेमा का गौरव बढ़ाया। ये हस्तियां हैं दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रे और भानु अथैया। 30 अप्रैल को आता है भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की याद का दिन। दादा साहब फाल्के का असली नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। दादा साहेब ने हाई स्कूल के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वो कला भवन बड़ौदा चले गए, जहां उन्होंने मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, चित्रकला, पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा ली। सन 1911 की बात है। दादा साहेब को मुंबई के अमेरिकन इंडिया पिक्चर पैलेस में ईसा मसीह के जीवन पर बनी एक फिल्म देखने का मौका मिला, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। फिल्म देखकर उन्हें लगा कि हमें अपने देश के महापुरुषों के जीवन पर भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। बस यहीं से उनके जीवन की धारा बदल गई। आरंभिक प्रयोग करने के बाद वे लंदन गए और वहां पर 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक को समझा। फिल्म निर्माण का सामान लेकर वो भारत लौटे। सन 1912 में दादर मुंबई में फाल्के फिल्म्स के नाम से अपनी फिल्म कंपनी शुरू की। दादा साहेब फाल्के ने बड़े संघर्ष के बाद बनाई थी अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसका प्रदर्शन 3 मई 1913 को बंबई के कोरोनेशन थिएटर में किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में महिला किरदार भी पुरुषों ने ही निभाए थे। राजा हरिश्चंद्र की कामयाबी के बाद सन 1913 में उन्होंने भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं को रोल दिए। दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने महिला किरदार निभाया। दादा साहेब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें से 3/4 उन्हीं की लिखी और निर्देशित थीं। उनकी अंतिम मूक फिल्म थी सेतु बंधन, जिसे बाद में डब करके आवाज दी गई। दादा साहेब फाल्के ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई थी, उसका नाम था गंगावतरण। दादा साहेब फाल्के की फिल्म यात्रा संघर्ष से भरी रही। उन्होंने भारतीय सिनेमा की जो आधारशिला रखी, उसी पर आज हमारा सिनेमा इतना फल फूल रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। सन 1969 में जब दादा साहेब फाल्के शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के सम्मान की शुरुआत की।
ये सम्मान उन फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अप्रैल का महीना सत्यजीत रे की याद भी लेकर आता है। 23 अप्रैल को सत्यजीत रे की पुण्यतिथि आती है। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महान निर्देशक जिन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से स्नातक होने के बाद वे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। इसके बाद कुछ बरस उन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम किया। सत्यजीत रे ने विभूति भूषण बंदोपाध्याय के 1928 में लिखे उपन्यास पाथेर पांचाली पर फिल्म बनाने का फैसला किया। ये रास्ता उनके लिए आसान नहीं रहा। पाथेर पांचाली सत्यजीत रे की अपूत्रयी का हिस्सा है। इस सीरीज की दूसरी फिल्म है अपराजितो, जिसे वेनिस फिल्मोत्सव में गोल्डन लायन से पुरस्कृत किया गया था। इस श्रृंखला की तीसरी फिल्म अपूर संसार 1959 में आई थी। सत्यजीत रे ने अपनी कई फिल्में पुस्तकों पर बनाई, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के नष्ट नीड़ पर चारुलता, टैगोर की ही कृति पर घरे बायरे, प्रेमचंद की कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। उनकी फिल्म गणशत्रु हेनरी इब्सन के नाटक एन एनिमी ऑफ द पीपल पर आधारित है। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शती के अवसर पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया था। उनकी फिल्मों ने विश्व के नामी समीक्षकों और फिल्मकारों का उस दौर में ध्यान खींचा जब भारतीय सिनेमा उतना उल्लेखनीय नहीं था। सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्में बांग्ला में बनाई। भारतीय समाज, संस्कृति, यहाँ के विरोधाभास, विडंबनाएं और जटिलताएं, अपनी पहचान कायम करने को तत्पर या घर की दहलीज में घुटती स्त्रियां, इन सब की दास्तान कुशलता से सेल्यूलॉइड पर उकेरी सत्यजीत रे ने। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। एक और महत्वपूर्ण हस्ती की याद का दिन आता है अप्रैल के इस महीने में, और वो हैं मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1929 को हुआ था। भारतीय सिनेमा में जब कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की बात आती है तो भानु अथैया का नाम सबसे ऊपर आता है। तकरीबन 50 साल लंबा रहा था उनका करियर। 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। वो पहली भारतीय थीं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। ये अवार्ड उन्हें फिल्म गांधी के लिए मिला, जिसे रिचर्ड एटनबरो ने निर्देशित किया था। भानु अथैया ने 1956 में सीआईडी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन की। श्री 420 के इस गाने में अभिनेत्री नादिरा की कॉस्ट्यूम बनाई थी भानु अथैया ने। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। सन 1991 में फिल्म लेकिन के लिए उन्होंने जीता अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म लगान के लिए उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भानु अथैया ने आखिरी बार फिल्म स्वदेश के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। 15 अक्टूबर 2020 को मुंबई में उनका निधन हो गया। दादा साहब फाल्के, सत्यजीत राय और भानु अथैया भारतीय सिनेमा के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर स्थापित किया। हम
इन तीनों हस्तियों को नमन करते हैं। गौरव भारतीय सिनेमा के अभी आपने सुना इस महीने का संपादकीय। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा के साथ। फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और गीतकार केदार शर्मा का जन्म 12 अप्रैल 1910 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई 29 अप्रैल 1999 को। एक ऐसे फिल्मकार जिन्होंने राज कपूर, भारत भूषण, गीता बाली, मधुबाला, माला सिन्हा और तनुजा जैसे कलाकारों को फिल्म उद्योग में स्थापित किया। 1936 में फिल्म देवदास के जरिए केदार शर्मा का करियर कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा था। इस फिल्म में वे कथाकार और गीतकार की भूमिका में थे। केदार शर्मा ने 1947 में फिल्म नीलकमल के जरिए राज कपूर को रुपहले पर्दे पर पहली बार पेश किया। सन 1950 में फिल्म बावरे नैन के जरिए अभिनेत्री गीता बाली की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने जोगन और हमारी याद आएगी जैसी फिल्में भी बनाई थीं। उन्होंने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर 2 बार फिल्म बनाई, सन 1941 में और सन 1964 में। विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लेकर आए हैं केदार शर्मा की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। मैंने 1932 में फिल्म लाइन में कदम रखा था और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद और कई तरह के पापड़ बेलने के बाद तकदीर मुझे वहां ले आई। याद रहे कि ना तो मैं कोई बहुत बड़ा सरमायादार हूं और ना ही मेरा कोई स्टूडियो है। मैं तो एक खाना बदोश फिल्म साज हूँ जो बगैर किसी बाजे गाजे के या बगैर किसी शोर गुल के या जिंदाबाद के नारों के बगैर चुपचाप अपनी डगर पे चला जा रहा है। मैं उस मल्लाह की तरह हूँ जिसने बहुत से कलाकारों, संगीतकारों और टेक्नीशियंस को अपनी छोटी सी कश्ती में बिठाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया है और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है जो मुझे भगवान की तरफ से मिला है। मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि फिल्म देवदास में सहगल साहब का गाया हुआ वो गीत जो कभी बच्चे बच्चे की जबान पे था, बालम आए बसो मोरे मन में, वो पहला गीत था जो मैंने लिखा था। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे उठत जब, मन में मोरे उठत जब, कोयल कूकत बन में, बालम आए बसो मोरे। जिस फिल्म ने मुझे बहुत शोहरत बख्शी वो मेरी पुरानी चित्रलेखा थी जिसका सारा संगीत भैरवी में था और जिसके संगीतकार हिंदुस्तान के माने हुए उस्ताद खां साहब झंडे खां थे। जब मैंने जिद की कि चित्रलेखा का हर गीत भैरवी में होना चाहिए और हर जज्बे को भैरवी ही अपने रंग में पेश करे, तो पहले तो कुछ देर तक खां साहब खामोश रहे और फिर कहा कि इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने वो गीत सुने हैं उन्हें याद होगा कि अगर नैया धीरे धीरे जाना में भैरवी के सुरों से आंसू टपकते थे तो उसी भैरवी के होंठों पर शरारत के साथ साथ हजारों मुस्कुराहटें थीं जब राम दुलारी ये गाना गाती थी, सैया सावरे भय बावरे वचन करत नित झूठे। सैया सावरे भय बावरे, सैया सावरे भय बावरे वचन करत नित झूठे, वचन करत नित झूठे। ये था रुपहला पर्दा रुपहली बातें। 29 अप्रैल को है विश्व नृत्य दिवस। आइए इस अवसर पर सुने हमारा फीचर नाचो गाओ नाचो, हिंदी सिनेमा में नृत्य की बदलती धारा।
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को हुई थी। यूनेस्को की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति के जरिए 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया था। बस तभी से हर साल ये दिन मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में बोलती फिल्मों का सिलसिला 1931 में शुरू हुआ, जब 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन मैजेस्टिक सिनेमा में हुआ। यहीं से फिल्मों में गानों और नृत्य की धारा का आगाज होता है। हिंदी फिल्मों में शुरुआती तौर पर जो गाने होते थे, उन्हें अमूमन कलाकार एक जगह पर खड़े होकर गा देते थे। दिलचस्प ये है कि आवाजें भी उन्हीं की होती थीं। नृत्य अगर होता था तो बहुत मामूली सा। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन डोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन डोलूं। शुरुआती दौर में अगर कहीं नृत्य होता भी तो वो शास्त्रीयता से प्रेरित होता था। दिलचस्प ये है कि जैसे जैसे 40 का दशक आगे बढ़ा, भारतीय फिल्म संगीत पर पश्चिम का असर बढ़ा, तकनीक भी बेहतर होती चली गई। 1947 में पीएल संतोषी ने बनाई फिल्म शहनाई। फिल्म में सी रामचंद्र ने बनाया ये गाना। जाहिर है इसकी नृत्य पर भी पश्चिम का असर तो होना ही था। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के। सन 1949 में राज कपूर लेकर आए फिल्म बरसात। शंकर जयकिशन की संगीत यात्रा का आगाज थी ये फिल्म। सिनेमा में नृत्य की बदलती धारा का प्रतीक है इस फिल्म में शैलेंद्र का लिखा ये गाना। और इसमें अभिनेत्री और नृत्यांगना कुक्कू का मादक नृत्य। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है, पतली कमर है तिरछी नजर। बदलते हुए दौर में किस तरह से हिंदी सिनेमा में नृत्य की धारा बदल रही थी, उसकी मिसाल है 1950 में फिल्म समाधि के लिए सी रामचंद्र का बनाया ये गाना और पर्दे पर इस गाने का नृत्य। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। जाहिर है कि तकरीबन भारत की आजादी का दौर था जब सिनेमा में नृत्य को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। कहीं ठेठ भारतीय शैली के नृत्य थे, कहीं लोक नृत्य तो कहीं कलाकार वेस्टर्न डांस पर थिरक रहे थे। दिलचस्प ये है कि 50 और 60 के दशक में कुक्कू, सितारा देवी, हेलन, शीला वाज, मीनू मुमताज, बेला बोस और मधुमती जैसी डांसर भी सामने आ रही थीं। ये वो अभिनेत्रियां थीं जिनके नृत्य के लिए खास तौर पर गाने तैयार किए जाते थे। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त उन अभिनेत्रियों की तैयार हुई जो केवल अपने डांस के लिए किसी फिल्म में नजर आती थीं। बहरहाल, आइए अब बात करें हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की उन हीरोइनों की जो खासतौर पर अपने नृत्य के लिए जानी गईं। वैजयंती माला, वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेमा मालिनी और रेखा जैसी कई ऐसी सशक्त अभिनेत्रियां रही हैं जो बाकायदा नृत्य की तालीम लेकर फिल्म संसार में आईं और उन्होंने सही मायनों में नृत्य प्रधान फिल्में दी। वैजयंती माला ने भरतनाट्यम की तालीम ली थी। 1966 में आई फिल्म आम्रपाली में उनके शास्त्रीय नृत्यों की प्रशंसा आज भी की जाती है। इसके अलावा
फिल्म कठपुतली का ये गीत उनके अलबेले नृत्य के लिए याद किया जाता है। बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। फिल्म ज्वेल थीफ का ये नृत्य हिंदी सिनेमा के सबसे शानदार नृत्य गीतों में से एक है। रात काली नागन सी हुई है जवान, रात काली नागन सी हुई है जवान। हाय दैया किसको डसेगा ये समा, हाय दैया किसको डसेगा ये समा। जो देखूं पीछे मुड़ के तो पग में पायल तड़पे, आगे चलूं तो धड़कती है सारी अंगनाई। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई। खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है। हाय होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई। वहीदा रहमान भी भरतनाट्यम में प्रशिक्षित थीं और कुछ फिल्मों में उनके नृत्यों की प्रशंसा आज भी होती है। सन 1960 में आई एक फूल चार कांटे और इस फिल्म के इस गाने में वहीदा रहमान का नृत्य। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। सन 1965 में आई फिल्म गाइड को भला हम कैसे भूल सकते हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भरतनाट्यम की तालीम ली हुई है। उनके नृत्यों का भी जमाना दीवाना रहा है। फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत उनके शास्त्रीय नृत्य के लिए ही जाना जाता है। फिर के पग दिया गाए गाए गाए, जानना हुआ मुझे क्या, फिर के पग दिया गाए गाए गाए। आशा पारेख ने भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली है। वे कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी में पारंगत हैं। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में उन्होंने कमाल का नृत्य किया है। कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे। झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। फिर आए बजरा, फिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन, टिकदा धिकी धिकी, टिकदा धिकी धिकी, टिकदा। अभिनेत्री रेखा ने वैसे तो नृत्य की कोई औपचारिक तालीम नहीं ली, पर वे अपने नृत्यों के लिए जानी गईं। फिल्म उमराव जान, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। हिंदी सिनेमा में समय समय पर नृत्य पर आधारित फिल्में बनती रही हैं। सन 1948 में जाने माने नर्तक उदय शंकर ने नृत्य पर आधारित एक फिल्म बनाई, कल्पना। इसमें उदय शंकर, उनकी पत्नी अमला शंकर मुख्य भूमिकाओं में थे। सन 1955 में वी शांताराम ने नृत्य पर आधारित एक फिल्म बनाई,
झनक झनक पायल बाजे। अभिनेत्री संध्या और प्रसिद्ध नर्तक गोपी कृष्ण इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के सारे नृत्यों की कोरियोग्राफी गोपी कृष्ण ने की थी। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। गोपी कृष्ण चोटी के नृत्य निर्देशक रहे हैं। दास्तान, महबूबा, उमराव जान और नाचे मयूरी जैसी फिल्मों में उनका नृत्य निर्देशन रहा है। नाचे मयूरी 1986 में आई एक आत्मकथात्मक फिल्म थी। ये फिल्म जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित थी और मुख्य भूमिका भी उन्होंने स्वयं निभाई थी। हिंदी सिनेमा में नृत्यों की धारा लगातार बदलती चली जा रही है। अब वो दौर हवा हुआ जब गाने लंबे समय तक याद रखे जाते थे, जब रुपहले पर्दे के नृत्यों का जिक्र लंबे समय तक होता था। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य की महत्ता को याद दिलाता है और हिंदी सिनेमा में डांस सीक्वेंस हमेशा आते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर यह था हमारा विशेष फीचर नाचो गाओ नाचो, हिंदी सिनेमा में नृत्य की बदलती धारा। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज नमन जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक प्रदीप सरकार को। प्रदीप सरकार का जन्म 30 अप्रैल 1955 को हुआ था। पिछले महीने 24 मार्च को अचानक उनका निधन हो गया। प्रदीप सरकार ने अपना करियर विधु विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन से शुरू किया था। कोलकाता में जन्मे प्रदीप सरकार दिल्ली में पढ़े थे। उन्होंने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके बाद वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय हो गए थे। आगे चलकर उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो भी बनाए, जैसे शुभा मुद्गल का अब के सावन, यूफोरिया का मायरी, तकरीबन 1000 विज्ञापन फिल्में और म्यूजिक वीडियोस बनाने के बाद प्रदीप सरकार ने फैसला किया कि अब वो फिल्म निर्देशन की दुनिया में उतरेंगे और उन्होंने शरद चंद्र के उपन्यास परिणीता पर फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। साल 2007 में प्रदीप सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म बनाई लागा चुनरी में दाग। साल 2010 में लफंगे परिंदे आई और साल 2014 में आई मर्दानी। साल 2018 में उन्होंने अपनी फिल्म बनाई हेलीकॉप्टर ईला। साल 2021 में उन्होंने एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था जोखोन रात्रि नामे। प्रदीप सरकार एक ज़हीन निर्देशक थे। फिल्मों की उनकी अपनी एक खास धारा थी। 24 मार्च को उन्होंने असमय इस संसार को अलविदा कह दिया और कई अधूरी कहानियां जैसे उनके साथ चली गईं। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बातें भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज। प्रदीप सरकार को हमारा विनम्र नमन। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया।
विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक दिन कई महान कलाकारों को हम याद करते हैं। ऐसा ही एक दिन है 20 अप्रैल। जी हाँ, हमारे जो श्रोता हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं जयंत जी, कि हम अपनी विविधा में उन सभी कलाकारों को याद करते हैं जिनकी जन्मतिथि अथवा स्मृति दिवस उन तारीखों के आसपास आता है जब हमारा ये अंक प्रसारित हो रहा होता है। और कुछ ऐसा ही दिन है 20 अप्रैल जिसका आपने जिक्र किया। और हम सबसे पहले श्रोताओं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा जानना चाहिए। एक ऐसे महान बांसुरी वादक जिनका नाम लेते ही सर श्रद्धा से झुक जाता है। आपका नाम है पंडित पन्नालाल घोष। क्या बात है, एक शास्त्रीय संगीत का पूरा दौर आंखों के सामने से गुजरने लगता है। मनीषा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोता बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंडित पन्नालाल घोष मैहर घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं, क्योंकि बांसुरी को विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाने के लिए और साथ ही बांसुरी को लेकर उन्होंने जो भी काम किए उसके लिए उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट कहा जाता है। एक तरह से प्रणेता माना जाता है पंडित। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। श्रोताओं को बता दें 24 जुलाई 1911 को पन्नालाल घोष का जन्म हुआ था। जी हाँ। पन्नालाल घोष का मूल नाम जो है वो है अमल ज्योति घोष। जी हाँ, पंडित पन्नालाल घोष का जन्म बोरीशाल में हुआ था जो बंगाल में है। और आपके जो पिता थे अक्षय कुमार घोष जी, वे एक महान सितार वादक थे। मैं आपको एक बात बताती हूँ जयंत जी, और हमारे श्रोता भी सुने कि पिताजी जाहिर तौर पर सितार वादक थे तो सितार सिखाना चाहते थे अपने बेटे को। और पंडित पन्नालाल घोष जो कि उनका डाक नाम, बंगालियों में से डाक नाम कहा जाता है, निक नेम कहते हैं, प्यार का नाम जो आप मूल नाम बता चुके हैं। उनका मूल नाम था अमल ज्योति घोष और पुकारने का नाम था पन्नालाल। तो पन्नालाल को उन्होंने सितार की शिक्षा देनी शुरू की। शौक कहां से कहां ले जाता है। सितार सीखते सीखते, उसकी बारीकियां सीखते सीखते एक बार पन्नालाल जी ने कुछ चरवाहों को देखा और उनसे एक बांसुरी ले ली छोटी सी, और उस छोटी सी बांसुरी को वो बजाने लगे। और उस बांसुरी से वो ये प्रयास करते थे कि किस तरह से सितार की जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी धुन निकाल सके। ओहो, हाँ, यानी बड़ा ही कठिन कार्य। यानी उस उम्र में वो एक प्रकार का प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आगे आपको सुनकर और भी बहुत अच्छा लगेगा कि हुआ क्या कि एक बार पन्नालाल जी एक नदी में तैर रहे थे, जो कि एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम कीर्तन खोला था। अच्छा। और उस नदी में 9 वर्ष की उम्र में पन्नालाल जी तैर रहे थे। वहां उन्हें एक बांस की लकड़ी दिखाई दी जो आधी बांसुरी थी और आधी वॉकिंग स्टिक थी। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि जो बांसुरी का हिस्सा था ना, वो थोड़ा लंबा था, तो उन्होंने उससे ही अपने दोबारा बांसुरी की जो प्रैक्टिस है वो करनी शुरू कर दी। क्या बात है। और इस तरह से जन्म होता है एक महान बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष का। 11 वर्ष की आयु में पन्नालाल जी एक संत से मिले जिनके हाथ में एक शंख था और एक हाथ में थी बांसुरी। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें से कुछ एक बजाओ। पंडित जी ने बांसुरी बजाई और उन्हें उस संत का आशीर्वाद मिला कि तुम इसे ही बजाओ और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। फिर बाद में पंडित पन्नालाल घोष क्या बने, ये तो पूरा किस्सा हमारे सामने है, पूरी दुनिया जानती है। तो बांसुरी, सितार, यानी इनके पूरे परिवार में ही बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। इनके छोटे भाई पंडित निखिल घोष, और निखिल घोष जी के भी 2 पुत्र हैं, पंडित नयन घोष और पंडित ध्रुव ज्योति घोष। यानी एक पूरी परंपरा ही चली आ रही है। इसमें मनीषा जी एक बात और जोड़ दें, हम अपने श्रोताओं को बताएं कि उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था पारुल घोष, जो सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की बहन थी। जी हाँ, और वो खुद बहुत अच्छी गायिका भी थी। जी। तो इस तरह से श्रोताओं हमने आपको बताया पन्नालाल जी घोष के बारे में। जयंत जी, आज बड़ी विस्तार पूर्वक बात हो गई। अब मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म मुगले आजम का, मोहे पनघट पे छेड़ गए नंदलाल। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना। उसकी जो शुरुआत में बांसुरी बजी उसे सुनिए और देखिए क्या सुंदर बांसुरी है। जी हाँ, ये बांसुरी बजाई है पंडित पन्नालाल घोष ने।
मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे मैहर घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। जी। और उन्होंने पंडित पन्नालाल जी के बारे में अपनी स्मृतियां हमसे बांटी थी। जी, और बहुत सुंदर बातें उन्होंने साझा की थी। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी। पन्नालाल जी पहले शास्त्रीय संगीत सीखने के पहले उनको शास्त्रीय संगीत की बहुत चाहत थी, लेकिन उस समय शास्त्रीय संगीत के स्वतंत्र कलाकार एक बांसुरी वादक करके कहलाना ये बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने अपने आरसी बोराल के साथ उन्होंने अपना कंपनी में उनके साथ बजाना शुरू कर दिया और उनके साथ एकम्पनीमेंट के हिसाब से बजाते थे। और वो करते करते उनको फिल्म का बैकग्राउंड का और फिल्म का भी नॉलेज मिल गया। तो इस वजह से जब वो बम्बई आए, म्यूजिक डायरेक्शन के उनका काम मिला, तो जो भी फिल्में उन्होंने बनाई, संगीत निर्देशन किया, तो उनको काफ़ी सक्सेस मिला उसमें, और उनके गाने काफ़ी हिट हो गए। एक अनजान करके जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी जिसमें अशोक कुमार जी ने गाया था, प्यारे प्यारे सपने हमारे, बहुत ही हिट हो गया। प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे। और एक फिल्म उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजाया हुआ है, बसंत बहार फिल्म के है, मैं पिया तेरी माने या न माने। और इसका एक किस्सा मुझे बताया गया कि बॉम्बे टॉकीज में रिकॉर्डिंग हो रहा था लता जी का। उस रिकॉर्डिंग में पन्ना बाबू नहीं थे। उस समय पन्ना बाबू के कान में दर्द था, इसलिए वो बांसुरी नहीं बजा सकते थे, उनको सुनने में भी कमी आ रही थी। तो लता जी ने मैसेज भेजा कि उनको बुलवा के लाओ। तो पन्ना बाबू आए, उन्होंने हाथ जोड़ के लता जी को कहा कि भाई मेरा तो कान में सुनाई नहीं दे रहा, मैं कैसे बजाऊं। ये किस्सा मुझे पंडित रामनारायण जी ने बताया। तो बोले नहीं आप बजाओ, जैसे आपके ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, आपको लगेगा ऐसा आप बजाओ। रामनारायण जी को बोला कि आप इनको जरा समझाइए स्वर क्या है, कैसा है, गाने का मुखड़ा कैसा है, क्या है। तो रामनारायण जी ने उनको समझाया कि ऐसे आगे का चलन है, ये संगीत का मुखड़ा है। और उसके बाद में उन्होंने वो जो बजाया है, तो ये गाना आप सुन सकते हैं कि ये बहुत ही मशहूर गाना है। प्यार की तराने में पिया तेरी
बदले जमाने में पिया तेरी तू माने या न माने। दुनिया जाने तू जाने या न जाने। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि ये रिकॉर्डिंग आपको अच्छी लगी होगी। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से हम सुन रहे थे एक और मूर्धन्य बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष जी, और उनकी बांसुरी की बारीकियों को भी हम समझ रहे थे इस रिकॉर्डिंग के जरिए। और अब अगले जो कलाकार हैं जिनको आज हम स्मरण करने जा रहे हैं, और संयोगवश 20 अप्रैल उनका भी स्मृति दिवस है, वो है एक महान शायर शकील बदायूनी साहब। क्या बात है। मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी के पुत्र शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी हाँ। अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की तालीम उनके पिता ने उन्हें दिलवाई थी। शायरी का तो बचपन से ही शौक था। जी बिल्कुल। और उनके एक दूर के रिश्तेदार थे जो शायर थे, शायर जियाउल कादरी बदायूनी जी। उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे और उस वक्त के हालात पर अक्सर शायरी वो किया करते थे। 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया था और यूनिवर्सिटी के मुशायरों में वो शिरकत करने लगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद मनीषा जी वो दिल्ली आए और नौकरी करने लगे। उन दिनों सामाजिक सरोकार की शायरी हुआ करती थी और उस दौर में शकील बदायूनी साहब रोमांटिसिज्म पे अपने शब्द बिखेर रहे थे। क्या बात है। वैसे तो उनकी जितनी भी शायरी है वो कमाल की है, लेकिन जयंत जी हमें याद है कि कुछ पंक्तियां हैं जो आप लिख कर लाए हैं। मैं सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। श्रोता भी सुने। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूं राजदां। मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। क्या बात है। और फिर उसके बाद शकील साहब तशरीफ लाते हैं मुंबई 1944 में, और यहाँ उनकी मुलाकात होती है महान निर्माता निर्देशक AR कारदार साहब से और महान संगीतकार नौशाद साहब से। फिर तो नौशाद साहब और शकील बदायूनी जी की वो जोड़ी जमती है कि एक के बाद एक कमाल के गीत बिखरने लगते हैं। और जब पहली मुलाकात नौशाद साहब से उनकी हुई मनीषा जी, हाँ। वो भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वाकया है कि नौशाद साहब ने एक लाइन में अपनी शायरी को व्यक्त करने के लिए उन्हें कहा। अब उनका एक्सप्रेशन क्या था देखिए। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये तो फिल्म दर्द का गाना है ना। 1947 की फिल्म दर्द का ये गाना। आइए ना पहले इसे सुनते चलते हैं, उसके बाद जी। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे।
धरती को हम पार लगा देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। और क्या दर्द का अफसाना सुना। वाह, आज तक हमारे दिलों पर राज करती हैं ये रचनाएं, आज तक सदाबहार हैं ये गीत और ये शायर और ये संगीत। श्रोताओ, आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी बातें आपसे कर रहे हैं और आपके अंदर इतना इश्तियाक पैदा करने की वजह क्या है। वजह ये है कि अब आप जरा सा रेडियो सेट नजदीक खींच लीजिए या उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि अब हम आपको आवाज सुनाने जा रहे हैं शकील बदायूनी साहब की। ये रिकॉर्डिंग अपने संग्रहालय से मनीषा जी हमें मिली है और शकील साहब के साथ बातचीत की है हमारे पूर्व उद्घोषक मधुप शर्मा जी ने। तो आइए इस खास रिकॉर्डिंग को आज आपके साथ हम भी सुनते हैं। शकील साहब, क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहला अपना कलाम लिखा? मधुर साहब, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था वो इल्म अदब का मस्कन था। मेरे इर्द गिर्द उर्दू शायरी का चर्चा था। मेरे चचा उस्ताद मौलाना जिया उल कादरी जो बुलंद पाया शायर हैं, उनसे मैं इस्लाह लिया करता था और मुझे शायरी का शौक़ था। इसलिए सबसे पहले सन 1930 में मैंने गज़ल कहने की कोशिश की और उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। तो अब कभी उन पुरानी चीज़ों को आप देखते होंगे तो कैसा लगता है आपको? जाहिर है कि इब्तदाई चीज़ फिर इब्तदाई होती है। जिस तरह आज की उम्र और बचपन की उम्र में फ़र्क महसूस करता हूँ, उसी तरह कलाम में भी। अच्छा शकील साहब, फिल्म लाइन में आप किन ख्यालात के तहत आए? मधुर साहब, मैं फिल्म लाइन में आना नहीं चाहता था क्योंकि दिल्ली में सरकारी मुलाजिम था, लेकिन बम्बई के एक मुशायरे में कुछ प्रोड्यूसरों ने मुझे सुना और फिल्मी गाने लिखने की दावत दी। तो मैंने ये सोचा कि जिंदगी के लिए कुछ काम तो करना ही है। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म लाइन में अगर पहुंच गया तो अपने मिजाज का माहौल मिल जाएगा, इसलिए मैं मुलाजिमत छोड़कर बम्बई आ गया और फिल्म लाइन में शामिल हो गया। अच्छा, तो सबसे पहली कौन सी फिल्म लिखी थी आपने? मेरी सबसे पहली फिल्म थी दर्द। शकील साहब, फिल्मों के लिए लिखना कितना फर्क है अदब में लिखने से? मधु साहब, अदब में लिखने के लिए इतनी पाबंदी की जरूरत नहीं है। उसमें अपने ख्यालात, अपनी ज़बान, अपना वक्त मैसर होता है, लेकिन फिल्म में लिखने के लिए बहुत सी पाबंदियां हैं। नंबर एक ये कि हमें पर्दे के कैरेक्टरों के मूड के मुताबिक शायरी करना पड़ती है। यानी अगर कैरेक्टर गमगीन है तो हमें उस गम को महसूस करते हुए अपने कलाम में उसके जज्बात का इजहार करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर कैरेक्टर खुश है तो उसी के मुताबिक हमें खुशी का गीत लिखना पड़ता है। और नंबर दो ये कि हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जबान आसान हो जिसे सब समझ सकें। सही। और नंबर तीन ये बात है कि हमारी फिल्मों में आमतौर पर आप जानते हैं सिचुएशन एक सी होती हैं। यानी बैक वक्त बहुत से शायरों को मुख्तलिफ फिल्मों में एक ही तरह का गाना लिखना पड़ता है। चुनाचे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सबसे अलग हो। अच्छा, एक बात रह गई, कभी कभी तर्जों पे भी तो लिखना पड़ता है आपको शकील साहब? जी हाँ, ऐसे भी गीत होते हैं जो तर्जों पर लिखे जाते हैं। और संगीत की दुनिया में चूंकि लिखने वालों को मीटरों की वैरायटी मिलती है, नए नए मीटर मिलते हैं, इसलिए जब कोई नई धुन नए मीटर पर लिखने के लिए मिलती है तो वाकई मधुर साहब बड़ा लुत्फ आता है। अच्छा, लेकिन शकील साहब, इन बंदिशों में रहकर आपके अंदर का शायर कभी कभी घुटन तो महसूस करता होगा जरूर? जी हाँ, बंदिशें भी मिलती हैं और घुटन भी महसूस होती है, लेकिन अगर उन बंदिशों में कोई चीज हासिल हो जाती है तो यकीन कीजिए कि वो घुटन खुशी में तब्दील हो जाती है। अच्छा शकील साहब, अदबी चीजें लिखने के लिए काफी वक्त निकाल पाते हैं आजकल आप? जी हाँ, मैंने फिल्मी दुनिया में रहकर ही अपना दूसरा दीवान मुरतब किया और मशायरों के लिए भी वक्त निकाल लेता हूँ। रहा मसरूफियत का सवाल, तो अगर फिल्मी दुनिया में न होता तो किसी और रोजगार में मसरूफ होता। जी हाँ, जी हाँ। मगर अपनी शायरी का ज़ौक़ हर हाल में पूरा करना था। और दरअसल मधुर साहब, वही जिंदगी का मकसद है और वही असली सरमाया है जिसके साथ मेरा नाम वाबस्ता रहेगा। तो शकील साहब, एक बात बताइए कि शायर में क्या खास गुण होते हैं जिनकी वजह से वो शायर बन जाता है? मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि शायर पैदाइशी होता है। हाँ। शायरी किसी के सिखाने से नहीं आती। जी हाँ।
लेकिन अगर शायर थोड़ी बहुत सलाहियत रखता है और उसको माहौल भी वैसा ही मिल जाता है तो वो उसकी शायरी का पौधा आगे चलकर जरूर सब्ज हो जाता है। अच्छा, आखिर में फिर वही आपके सबसे पहले कलाम वाली बात शकील साहब, चंद शेर याद तो होंगे आपको? लीजिए तो इब्तदाई दौर के 2 शेर अर्ज किए देता हूँ, इरशाद। मुलाहिजा कीजिए। जो तेरे हुस्न पे मेरी नजर नहीं होती जी, जो तेरे हुस्न पे मेरी नजर नहीं होती, किसी को दुनिया में तेरी खबर नहीं होती। वाह। भुला दो दिल से शकील अब जवाब खत का ख्याल, उम्मीद वापसी नामा बर नहीं होता। श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी जो हमारे संग्रहालय की जीनत है, हमारे खजाने की जीनत है। जी हाँ, विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर हम आपके लिए लेकर आए थे और उम्मीद है कि शकील बदायूनी साहब की आवाज को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम भी बिल्कुल डूब चुके थे इस रिकॉर्डिंग में। और अब एक बात हम कहना चाहते थे कि शुरुआत में हमने कहा कि उनकी जोड़ी जो थी वो नौशाद साहब के साथ बहुत ज्यादा हिट हुई, लेकिन शकील बदायूनी साहब ने जब रवि साहब के लिए, संगीतकार रवि के लिए और हेमंत कुमार जी के लिए लिखा तब भी कमाल लिखा। और रवि साहब के साथ तो फिल्में हैं जैसे 14वीं का चांद, घराना, वाह कमाल के गीत। और इसके बाद हेमंत दा के साथ उन्होंने लिखी थी फिल्म साहब बीबी और गुलाम के गीत। और अब घड़ी की तरफ देखिए जयंत जी। जी मनीषा जी, वक्त कह रहा है कि विदा ली जाए और अगले अंक के में फिर मिलने का वादा किया जाए। जी, तो इस वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर कुछ खास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।